सर्दियों की कड़कड़ाती सुबह थी। इसी जमा देने वाली सुबह में एक साधारण सी स्कूटी धीमे धीमे सड़क पर बढ़ रही थी। उस पर बैठी थीं डीएम आरबी चौहान। पर आज वह डीएम नहीं थीं। आज वो सिर्फ एक पोती थीं, अपनी दादी को लेकर बाजार जा रही थीं। आरबी इस शहर में बिल्कुल नई थीं। नई पोस्टिंग, नया माहौल, नई जिम्मेदारियां। उनके माता पिता बचपन में ही चले गए थे। दादी ने ही उन्हें दिल्ली में पाला, पढ़ाया और यूपीएससी की तैयारी करवाई। सालों की मेहनत के बाद जब वो आईएएस बनी और पुणे में पोस्टिंग मिली तो उन्होंने सबसे पहले दादी को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। दोनों एक छोटे से घर में रहते थे, सीधे, सादगी भरे, शांत जीवन में। आज भी बिना सिक्योरिटी, बिना स्टाफ, बस एक आम लड़की की तरह दादी को लेकर डेली मार्केट जा रही थीं। आरबी की नजरें सड़क पर थीं और तभी कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ। हाईवे के बीचों बीच अचानक बैरिकेडिंग दिखी। धुंध के बीच कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे। उनके बीच खड़ा एक दबंग, घमंडी चेहरा, दरोगा ब्रजेश बानू। उसकी आंखों में अजीब सा रौब, जैसे पूरी दुनिया उसी की मुट्ठी में हो। जैसे ही आरबी करीब पहुंची, उसने एक झटके में हाथ उठाया। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगाओ। उसकी भारी आदेश भरी आवाज में गुरूर साफ झलक रहा था। आरबी ने शांत चेहरे से स्कूटी साइड में लगा दी। दरोगा की नजरें उन दोनों पर घूमी। कहां जा रही हो? दादी को मार्केट ले जा रही हूं, आरबी ने संयत स्वर में कहा। दरोगा ने दादी को घूरा, उनका पहनावा देखा, उनकी उम्र देखी और फिर होठों पर एक चालाक, तिरछी मुस्कान लेकर बोला, अच्छा, मार्केट? लेकिन तुम तेज चला रही थी। गाड़ी के पेपर्स, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन कुछ नहीं है ना? चलो, चालान कटेगा। वो चालान बुक निकाल चुका था। आरबी ने तुरंत डीकी खोली। सारे पेपर बिल्कुल सही थे, लेकिन कहानी का असली खेल यहीं से शुरू हुआ था। आरबी समझ गई, ये पूरा ड्रामा सिर्फ बहाना था। दरोगा का इरादा कुछ और था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सर, हमें जल्दी है, मुझे ड्यूटी पर भी पहुंचना है, कृपया बेवजह चालान। दरोगा गुर्राया, बहुत बोलती हो तुम, चालान तो कटेगा ही। आरबी की आंखें अब स्थिर हो गईं। एक अजीब सा आत्मविश्वास उभरा। उन्होंने दरोगा की आंखों में सीधा देखा। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है सर, आप बस गलती निकाल रहे हैं। दरोगा हंस पड़ा, उपहास भरी हंसी, और फिर उसने पास खड़े सिपाही से फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, तरीका सिखाना पड़ेगा। अगले ही क्षण बिना चेतावनी उसने आरबी की स्कूटी खींची, स्कूटी नीचे पटक दिया और एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर मार दिया। झन्नाट आवाज गूंजी, सड़क पर सन्नाटा छा गया। दादी डर के मारे कांप गईं। लोग दंग रह गए। सड़क किनारे खड़े हर चेहरे पर सदमा था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक वर्दी वाला पुलिसकर्मी एक लड़की को, वो भी सरेआम, इतना जोरदार थप्पड़ मार सकता है। आरबी के गाल पर उंगलियों के निशान जल रहे थे, पर उनके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। बस भीतर एक आग दहक उठी थी। दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा चलो, छोड़ो, पैसे दे दो, घर चलते हैं। लेकिन आरबी का चेहरा अब बदल चुका था। दादी, आप रुकिए। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और धारदार हो चुकी थी। आज मैं इनका घमंड नीचे उतार कर ही जाऊंगी। दरोगा ठहाका मारकर हंसा। अरे, हमारे घमंड कम करेगी ये घमंड नहीं है, ये पुलिस की पावर है। दादी डर गईं। उन्हें पता था ये लड़की जिद्दी भी है और कोठार भी, और आईएएस बनकर अब और भी खतरनाक। तभी मोहल्ले का एक लड़का उधर से गुजरा, आरबी का पड़ोसी। आरबी ने उसे पुकारा, भाई, दादी को घर छोड़ दो, मुझे एक जरूरी काम है। लड़का भी पूरे घटनाक्रम से हक्का बक्का था, लेकिन उसने दादी को बैठाया और घर की ओर निकल गया। दादी जाते जाते बस एक ही बात कह गईं, बेटा जल्दी आ जाना। उन्हें पता था आज तूफान आने वाला है, और इस तूफान का नाम है डीएम आरबी चौहान। आरबी की मुट्ठियां भींच गईं, सांसें भारी हो गईं। अब वह पूरी तरह समझ चुकी थी ये लोग इंसानियत से कितने गिर चुके हैं। दरोगा की आंखें खून की तरह लाल थीं। बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी, अभी औकात दिखाता हूं, ले चलो इसे थाने। लेकिन आरबी अब भी चुप थी, पत्थर सी, अडिग।
उसने अपनी पहचान बताने का एक प्रयास भी नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन किस हद तक गिर सकता है, कानून को कैसे रौंदा जा सकता है, इंसान को कैसे कुचला जा सकता है। दरोगा झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसके गाल पर उसका तमाचा पड़ा, जिसके बाल नोचे गए, लेकिन वह अब भी मौन थी, और यही मौन उसके अहंकार को जला रहा था। ले चलो इसे, वह दहाड़ा। 2 सिपाही आगे बढ़े और आरबी के दोनों हाथ पकड़ लिए। छोड़ो मुझे। पहली बार आरबी की आवाज ऊंची हुई, दर्द से नहीं, गुस्से से। दरोगा फिर ठहाका मारकर हंसा। अब जुबान खुली, थाने में देखेंगे कितना बोलती है। और फिर बिना किसी महिला कांस्टेबल के, बिना किसी कानूनी अनुमति के, बिना किसी नियम पालन के, वे पुलिस वाले आरबी को उठाकर जीप में डालने लगे। पर उन्हें क्या पता था, आज वे जिस लड़की को घसीट रहे हैं वह कोई आम लड़की नहीं, वह इस जिले की डीएम है। वह कानून जानती है और कानून तोड़ने वालों को तोड़ना भी। और अब जो होने वाला था वह इनकी पूरी दुनिया हिला देगा। थाने का पुराना जर्जर जंग लगा गेट छीं करते हुए खुला। अंदर कदम रखते ही दरोगा ब्रजेश बानू ने गले फैलाकर आदेश दिया, ओए चाय पानी लाओ, आज थाने में स्पेशल केस आया है। सारे सिपाही ठठाकर हंस पड़े। उनकी हंसी में गंदगी, तिरस्कार और सत्ता का नशा साफ दिखाई दे रहा था। आरबी चौहान, जो अब तक अपने दर्द, अपमान और क्रूरता के बावजूद बिना डरे खड़ी थी, अब उनके मजाक का निशाना बनने वाली थी। दरोगा ने वीरेंद्र के कान में धीरे से कहा, सुन, किसी तरह इस पर केस डाल, अंदर करना है इसे। वीरेंद्र चौंका। लेकिन सर, कौन सा केस? ब्रजेश बानू ठहाका मारकर बोला, कुछ भी, चोरी लगा दे, जेब तराशी लगा दे, बस इसे अंदर डालना है। आरबी सब सुन रही थी, सब समझ रही थी, लेकिन वह अब भी चुप थी। दरोगा मेज पर बैठकर कलम उंगलियों पर घुमाते हुए गुर्राया, नाम क्या है? आरबी चुप। नाम बता, कहां रहती है? अब भी चुप। दरोगा का सब्र टूट चुका था। उसने मेज पर जोरदार थप्पड़ मारा। सुनाई नहीं देता? नाम बता अपना। आरबी ने धीरे से सिर उठाया, आंखें स्थिर, शांत, निर्भीक, सपाट आवाज में बोली, रितिका शर्मा। दरोगा ने आंखें सिकोड़ लीं। अच्छा, झूठ बोल रही है, देखता हूं कब तक झूठ बोलती है। उसकी तानी हुई गर्दन बताती थी, अब खेल और गंदा होने वाला है। वह व्यंग्य से हंसा, अक्लमंद बनने की कोशिश मत कर, बहुत चालाकी दिखाई तो अंजाम बुरा होगा। उसके इशारे पर 2 सिपाही आगे बढ़े और बिना दया, बिना शर्म आरबी को जबरदस्ती पकड़कर लॉकअप में डाल दिया। कोने में 2 महिलाएं पहले से बैठी थीं। जैसे ही आरबी अंदर गई, एक औरत ने उसे ऊपर नीचे देखते हुए पूछा, क्या कर दिया तूने? आरबी हल्का सा मुस्कुराई, कुछ नहीं, पर उसके भीतर तूफान उठ रहा था। अगर एक डीएम को ऐसे घसीटकर अंदर डाला जा सकता है तो आम लोग रोज क्या सहते होंगे। आज वह देख रही थी, सुन रही थी और हर अत्याचार अपने भीतर दर्ज करती जा रही थी। बाहर दरोगा ब्रजेश बानू नकली रिपोर्ट लिखवाता रहा। फाइल जोर से बंद करके बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डालो। सिपाही हिचक गए। लेकिन सर, सबूत? दरोगा हंसा, इस थाने में सबूत ढूंढे नहीं जाते, घड़े जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही लॉकअप में घुसा और आरबी के कंधे पर इतना जोरदार धक्का मारा कि वह दीवार से जा टकराई। लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी डर नहीं था। दरोगा अब पागलपन की हद तक गुस्से में था। उसने हाथ उठाया, आरबी को दूसरा थप्पड़ मारने ही वाला था। तभी, रुक जाओ! थाने का माहौल एकदम जम गया। हर आवाज थम गई। पुराना पंखा भी जैसे रुककर देखने लगा। दरवाजे पर एक सीनियर ऑफिसर खड़े थे, सुरेश कुमार मिश्रा, जिन्हें जिले में उनकी ईमानदारी और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। उनकी नजरें लॉकअप पर गईं और चेहरा पत्थर सा सख्त हो गया। यह क्या चल रहा है? उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें ऐसा वजन था कि पूरा थाना कांप गया। ब्रजेश बानू ने कुटिल हंसी दबाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं सर, बस एक सड़क छाप लड़की जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, इसे सबक सिखा रहे हैं। मिश्रा की नजर अब आरबी पर आकर ठहर गई। इस लड़की में कुछ अलग था। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी दृढ़ता जो किसी आम लड़की में नहीं होती। उन्होंने पूछा, इसका जुर्म? ब्रजेश हकलाया, सर, चेकिंग के दौरान
बदतमीजी। लेकिन मिश्रा अब तक समझ चुके थे यह मामला साधारण नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। उन्होंने सीधा आरबी से पूछा, तुम्हारा नाम? फिर वहीं चुप्पी, वहीं स्थिर आंखें। ब्रजेश मुस्कुराया, देखा सर, नाम भी नहीं बता रही। लेकिन इस बार मिश्रा की आंखों में शक और तेज हो गया। तभी मिश्रा के फोन पर अचानक एक कॉल आया। स्क्रीन पर देखा, कॉल सीधे जिले की आईपीएस ऑफिसर का था। मिश्रा ने फोन उठाया। जी साहब, बोलिए। एसपी साहब की तेज आवाज गूंजी। आज हमारी नई डीएम मैडम आरबी चौहान पुणे स्टेडियम में सुबह 10 बजे बड़ा अवेयरनेस कैंपेन कर रही हैं। भीड़ बहुत होगी, पूरा स्टाफ वहां मौजूद रहेगा। तैयार रहिए, समय पर पहुंचना है। मिश्रा तुरंत चौकन्ने हो गए। जी साहब, आदेश सर। आंखों पर आरबी चौहान ने सब साफ साफ सुन लिया था। और उधर दरोगा ब्रजेश के कान खड़े हो गए। चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह मिश्रा के पास झुककर धीमे लेकिन बेहूदे अंदाज में बोला, साहब, ये एसपीडीएम लोग भी ना दिखावे के काम करते रहते हैं। असल काम तो हम करते हैं और क्रेडिट सारा ले जाते हैं। बस इतना सुनना था। मिश्रा भड़क उठे। उन्होंने गरज कर कहा, जवान, संभल कर बात करो। सरकारी अफसरों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। दरोगा ब्रजेश तुरतु फुर्तु घबरा गया, सिर झुका लिया। और आरबी, वह अब भी शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी ज्वाला साफ दिख रही थी, जैसे तूफान अभी उठना बाकी हो। उसी वक्त थाने का जर्जर दरवाजा एक बार फिर चरमराया। अंदर दाखिल हुआ करीब 64 साल का दुबला सा किसान। फटे कुर्ते, टूटी चप्पलें, चेहरा ऐसा जैसे उम्र से ज्यादा जुल्म झेला हो। वह थाने में ऐसे आ रहा था मानो यहां आते आते उसकी पूरी जिंदगी बीत गई हो और हर बार उसे सिर्फ निराशा मिली हो। दरोगा ने उसे देखते ही ताना मारा, ओ देखो, ये फिर आ गया। थाने में बैठे बाकी सिपाही हंस पड़े। किसान सहम गया, कांपती आवाज में बोला, साहब, मेरी जमीन छीन ली उन्होंने। मेरी 2 एकड़ जमीन के बदले बस 2400 रुपए थमा दिए। मैं 5 साल से घूम रहा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, कोई बच्चा नहीं। मैं कितनी बार आया आपके पास, पर आप उन्हीं के साथ थे साहब। आप उनको जानते हो। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन दरोगा अपनी फाइलों में खोया रहा, जैसे वह किसान कोई इंसान नहीं बल्कि बोझ हो। किसान अब रोने लगा। सालों का दर्द, टूटी उम्मीदें और थक चुकी आत्मा थाने की फर्श पर बिखर रही थीं। लॉकअप में खड़ी आरबी शांत सुन रही थी, लेकिन भीतर कहीं ज्वालामुखी फट रहा था। तभी किसान की नजर उस पर पड़ी। वह तुरंत लॉकअप के पास आया, आंखें फैल गईं। मैडम, आप यहां? मैंने आपको कल ही मोबाइल में देखा था। हमारे गांव के शिक्षक दिखा रहे थे। नई कलेक्टर मैडम आप ही हैं? बस इतना कहना था। पूरा थाना जम गया। हंसी गायब, रंग उड़ गए और रूहें जम गईं। जो दरोगा उससे नजरें चुरा रहा था, उसके चेहरे पर अब सफेदी फैल गई, क्योंकि शायद जमीन हड़पने के खेल में वही शामिल था। मिश्रा भी सुन्न, दिल की धक धक तेज, दिमाग जैसे अचानक ब्लैंक। और आरबी अब भी बिल्कुल स्थिर, शांत, पर भीतर तूफान उठा रही थी। किसान फूट फूट कर बोला, मैडम, मैं अकेला किसान हूं। मेरी 2 एकड़ जमीन हमारे गांव के जमींदार ने 2400 देकर हड़प ली। ये दरोगा साहब उसी के साथ थे। इन्होंने कहा था मैं तेरे पैसे दिलवा दूंगा, पर 5 साल हो गए मैडम। मेरी चप्पल घिस घिस कर खत्म हो गई, पर न्याय आज तक नहीं मिला। इतना दर्द जो सालों से दबा था, आज फूट पड़ा था। अब मामला पलट चुका था और छल फरेब में डूबे पुलिस वाले, खासकर दरोगा ब्रजेश बानू, अपने ही जाल में फंस चुके थे। आरबी की आंखें अब पहली बार ऊपर उठीं और उसकी नजरों की ठंडक ने थाने के हर शख्स को अंदर तक जमा दिया। दरोगा ब्रजेश जैसे ही सच्चाई जाना, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ाकर लॉकअप तक दौड़ा और अगले ही पल डीएम आरबी चौहान के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। उसके पीछे पीछे बाकी सिपाही भी घुटनों पर गिर पड़े। पूरा थाना एक पल में उलट गया था। जो अभी तक रोब दिखा रहे थे, अब डर से कांप रहे थे। सुरेश कुमार मिश्रा भी सिर झुकाए खड़े थे। किसान यह सब देखकर दंग था।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। थाने में सन्नाटा जम गया। मामला अब छोटे मोटे हद से बहुत ऊपर जा चुका था। जिस लड़की को वे एक आम नागरिक समझकर झूठे केस में फंसाने जा रहे थे, वह खुद जिले की डीएम निकली। आरबी की आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में चाकू जैसी धार थी। दरोगा ब्रजेश बानू, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच और एफआईआर दोनों होंगी। ब्रजेश का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका घमंड चकनाचूर। तभी डीएम ने आदेश दिया, हिरासत में लो इसे। लेकिन तभी ब्रजेश त्रुप का पत्ता निकालता है। वह जेब से एक कागज निकाल लहराते हुए बोला, मैडम, ये देखिए, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर 3 दिन पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर खामोशी छा गई। आरबी ने कागज लिया, हर लाइन पढ़ी, चेहरा बिल्कुल ठंडा। क्या यह असली है? उसने पूछा। वीरेंद्र शुक्ला ने तुरंत ऑनलाइन रिकॉर्ड खंगाला। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, मैडम, कागज असली है, लेकिन ब्रजेश बानू ने अभी तक कार्यभार नहीं सौंपा। आरबी ने तीखी नजर से ब्रजेश को देखा। मतलब तुम अब भी इस थाने के प्रभारी हो और तुम्हारा हर कृत्य कानूनी रूप से मान्य है, और इसका मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी और पक्की है। ब्रजेश के पैरों से खड़े होने की ताकत तक जाती रही। आरबी की आवाज गूंजी, अब तुम्हारी असली जगह वही जेल है जहां तुमने औरों को ठूंस रखा था। गिरफ्तार करो इसे। हथकड़ी उसकी कलाई पर चटक गई। वह टूट चुका था, पर तभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वह बोला, मैडम, आपको लगता है सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? यह पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है। ये सब मेरे साथ हैं। उसके इशारे पर कई पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। वीरेंद्र अब पूरी सतर्कता में। डीएमआरबी की आवाज गूंजी, इस पूरे थाने की गहन जांच होगी। एंटी करप्शन टीम तुरंत बुलाओ। थाने में हड़कंप मच गया। जांच शुरू हुई और कई पुलिस वालों के पसीने छूट गए। एक हवलदार रोते हुए बोला, मैडम, मैं तो सिर्फ आदेश मान रहा था। एक अन्य कांपती आवाज में बोला, मैडम, इस फाइल में बड़े साहब भी शामिल हैं। आरबी गरजी, कौन बड़े साहब? सिपाही ने धीमे कहा, एसपी साहब। अब मामला सीधा ऊपर तक पहुंच चुका था। पूरा थाना सस्पेंड। डीएमआरबी ने आदेश दिया, पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। थाने में शौक लहर की तरह फैल गया। फोन्स छुपकर मिलाए जाने लगे। कुछ लोग बचने के रास्ते खोजने लगे, लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। डीएम की आवाज गूंजी, एसपी साहब को तुरंत बुलाया जाए। और इसी बीच थाने के बाहर मीडिया की भीड़ जमा होने लगी। तभी एक काले शीशे वाली महंगी एसयूवी थाने के बाहर रुकी। दरवाजे खुले और बाहर उतरे जिले के एएसपी साहब। उनकी चाल में पुराने रुतबे की अकड़ थी, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वे अंदर आते ही गरजे, ये क्या नाटक चल रहा है यहां? पूरा थाना उनकी ओर देख रहा था, लेकिन अब खेल उनके हाथ में नहीं, डीएमआरबी चौहान के हाथ में था। लेकिन डीएमआरबी चौहान बिल्कुल शांत खड़ी रहीं। उन्होंने एक पैनी नजर एसपी की आंखों में डाली और बेहद सख्त लहजे में बोली, क्या आपको सच में लगता है कि आप बच जाएंगे? एसपी ने मुस्कुराकर बात संभालने की कोशिश की, मैडम, मुझे नहीं पता किसने आपको गुमराह। लेकिन डीएमआरबी ने बीच में ही उसकी बात काट दी। तभी वीरेंद्र शुक्ला एक मोटी फाइल लेकर आगे आए। आरबी ने फाइल खोली, पन्ने पलटे और ठोस आवाज में बोली, एसपी साहब, ये देखिए, ये हैं आपके सारे काले कारनामे। अब मामला पूरी तरह पलट चुका था। एसपी के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उसका रुतबा, उसका घमंड, सब बिखर चुका था। फिर डीएम ने बिना एक सेकंड गंवाए आदेश दिया, एसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना हिल गया। इतने बड़े अधिकारी को खुलेआम चुनौती, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही एसपी के हाथों में हथकड़ियां पड़ी, मामला सीधे राज्य स्तर तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश जारी किया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। और फिर शुरू हुई सबसे बड़ी कार्रवाई। सिर्फ 24 घंटे में 40 से अधिक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, 10 से ज्यादा डीएसपी, एएसपी रैंक के अफसर जेल में, कई भ्रष्ट राजनेताओं का पर्दाफाश
डीएमआरबी चौहान की ईमानदारी और साहस ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया था। जिस किसान की जमीन इन लोगों ने जमींदार को बेच खाई थी, वो जमीन आज उसे वापस मिल चुकी थी। और सिर्फ वही नहीं, सैकड़ों लोग जो सालों से इन अफसरों के शिकार थे, आज पहली बार न्याय महसूस कर रहे थे। जिस व्यवस्था को अजेय माना जाता था, वह आज बदल चुकी थी। अब हर सरकारी दफ्तर में कड़ी निगरानी, पारदर्शी सिस्टम और जीरो टॉलरेंस की नीति लागू। साफ था, अब कोई अधिकारी, नेता या पुलिसकर्मी कानून से ऊपर नहीं। डीएमआरबी ने साबित कर दिया, हिम्मत और सच्चाई साथ हो तो सबसे मजबूत किले भी गिर जाते हैं। लोग अब डर में नहीं, बल्कि न्याय की रोशनी में जी रहे थे। यह सिर्फ जीत नहीं थी, एक नए युग का आरंभ था। और दोस्तों, यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए टाइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।